भारतीय गणराज्य में जंगल में रहने वाली जनजातियां और लोगों के समूह आज से नहीं सदियों से रहते आए हैं. We should understand that India had a vast land resource. So people started making their hermits, their houses into various areas in accordance to their comfort, satisfaction and all levels. दोस्तों, मैं केविन लोपेज आज आपको पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री चैप्टर पेजेंट जमींदार्स एंड द स्टेट का टॉपिक फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स समझाने वाला हूँ. हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट्स हुआ करते थे. अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसके बाद में सेंट्रल इंडिया में कुछ ऐसे घने जंगलों का एक समागम हुआ करता था जिन्हें मुगल कालीन डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है जंगल. कुछ वेस्टलैंड्स होती थी जिसे कहा गया है खरबंदी. एक कंसेंसस तो नहीं निकला है, लेकिन अंदाजन ये पता चलता है दैट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल लैंड इन इंडिया वाज फॉरेस्ट लैंड, एग्रेरियन लैंड को छोड़ के. दोस्तों, अब इसका सीधा मतलब ये होता है कि यहाँ पे रहने वाले लोग एग्रीकल्चर से ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पाते थे. दे वर totally like rendering themselves or dependent on the forest lands. फॉरेस्ट ड्वेलर्स को एक नाम दिया गया था जंगली. बड़ा ही गंदा वर्ड है यार. जंगली शब्द आज की डेट में अनसिविलाइज्ड, कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर मैनर्स नहीं रहती है, कोई सिस्टम नहीं है लाइफ जीने का, उनको कहा गया है, उनको कैटेगराइज करते हैं. लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रहे, ये शब्द जैसे आप बात करते हैं मुंबई में रहने वाले मुंबईआइट, बिहार वाले को बिहारी और पंजाब वाले को पंजाबी कहा जाता था, उसी तरीके से एक सिंपल सा वर्ड इन्वेंट करा था जंगली, जो कि जंगल में रहते हैं. एंड दोस्तों, इस सिविलाइजेशन में भी हमको एक सोसाइटी और एक कॉमन लाइक टोपोग्राफी, मेथोडोलॉजी, आइडियोलॉजी ऑफ लिविंग की खुशबू आ सकती थी. अगर हम देखते हैं तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम भील प्रजाति, भील जाति के लोगों का. इन लोगों ने सीजन्स डिवाइड करके रखे थे अपने आजीविका के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग सीजन्स दे यूज्ड टू गो अहेड एंड कलेक्ट द प्रोड्यूसेस ग्रोन इन द फॉरेस्ट्स. खाना इकट्ठा करते थे. समर के मौसम में ये लोग फिशिंग में लग जाते थे, क्योंकि समर के मौसम में फॉरेस्ट में आपको कुछ मिलने नहीं वाला है, तो आप फिशिंग में लग जाते हैं. आप एक दूसरा रिसोर्स लाइक इम्प्लाई करते हैं फॉर द फूड एंड ऑल थिंग्स. मॉनसून्स में ये कल्टीवेशन भी करते थे. ऐसा नहीं था कि सिर्फ खाना है दोस्तों, हम जाके फिर से कुछ चीज़ें भी उगाते थे. सो इससे ज़्यादा सिविलाइज्ड और क्या हो सकता है. अगेन हम देखते हैं सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो था, उन लोगों ने फॉरेस्ट्स को एक उपाधि दी थी. जंगलों को क्या उपाधि दी गई थी उस वक्त? दैट दीज आर द प्लेसेस दैट आर अ सेफ हेवन फॉर ट्रबल मेकर्स. जो लोग सोसाइटी में रहने लायक नहीं हैं, जो लोग थोड़े से परेशान करते हैं, गलत कार्यों में हैं, उन लोगों की जो स्थली है, वो लोग जहाँ जाके रहेंगे वो है जंगल. और उन एरियाज को कहा गया था मवास. मवास कहा जाता था, वर्ड आया है इससे हिंदी का मवाली. सो ये जो कि लाइक बैड तत्व जो कह सकते हैं हम लोग, लाइक एंटी सोशल एक्टिविटीज करने वाले लोग, उस तरीके से. अब ये वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो बाबरनामा में हमें एक इसका व्याख्यान मिलता है. व्हेन बाबर हैड गॉन अहेड एंड डिमांडेड पेशकश एंड ऑल थिंग्स. पेशकश जिसे हम कहते हैं टैक्सेस. तो his officials had gone ahead and demanded the taxes from all the people in his realm. तब परगना एरिया जो आता है, बंगाल में आता है, जिसे बाद में 24 परगना भी कहा गया है, परगना एरिया के कुछ लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था. दे डिड नॉट पे एनी टैक्सेस. और उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि एम्परर की आर्मी और उनके बीच में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनके बीच में एक बहुत घना जंगल हुआ करता था. सो दैट वाज द रीजन दैट दे वेंट अहेड and they called them Mawas or Mawalis basically. So this is all thing happened. पेशकश की बात करते हैं दोस्तों,
तो पेशकश जो थे ये एक्सटर्नल फोर्सेस अलग अलग तरीकों से अंदर जाती थी, अलग अलग जगहों पे जाना रहता था, एम्परर की सेना को काफ़ी हद तक जाना रहता था, एंड दे वांटेड टू नो कि हाउ टू इन्वेंट न्यू वेज टू रीच रिमोट लोकेशंस. So many a times since they had demanded पेशकश from the forest dwellers and far off people, तो अधिकतर ये भी देखा गया कि पेशकश में elephants, because they are one of the animals that actually go ahead and like graze forests like anything. When you're sitting on an elephant, you don't even fear the wild cats and all. So it happened so कि इन लोगों ने अक्सर elephants वगैरह की डिमांड्स रखना शुरू करी थी. इसको इस तरीके से दर्शाया गया था कि एम्परर को जब हंट्स करने जाना है तो हंट से क्या होगा, खाना आएगा, काफ़ी जॉब्स मिलेगी और उस तरीके से. तो ये हंटिंग और दूसरी चीज़ एक्सपेडिशंस, जब सम्राट को या बादशाह को अपनी प्रजा से मिलने दूर दराज एरियाज में जाना है तो कैसे जाएंगे यार, उसके लिए एलिफेंट्स चाहिए. तो एक अमली जामा पहना दिया गया था. दिस वॉज बेसिकली अ कर्टन दैट वॉज लाइक ड्वेल्ट ओवर दैट थिंग. सो एक अमली जामा पहनाया था और ये बताने के लिए कि भैया नहीं, हमें एलिफेंट्स इसलिए चाहिए क्योंकि बादशाह को ट्रैवल करना रहता है. अगर हम देखते हैं कि कमर्शियल एग्रीकल्चर का भी पार्ट फॉरेस्ट में ज़्यादा डेवलप हुआ था फ्रेंड्स. एक नॉर्मल एग्रीकल्चर तो चल रहा था जो कि एग्रेरियन लैंड्स पे होता था, लेकिन हम बात कर रहे हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर की. कमर्शियल एग्रीकल्चर बेसिकली होता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि फॉरेस्ट में मिलते थे, जैसे हनी, बी वैक्स, उसके बाद में आता है गम, लाख, इसकी चूड़ियाँ आज भी फेमस है दोस्तों. सो दीज ऑल थिंग्स एक्चुअली केम अप. बार्टर सिस्टम इन्वेंट हो गया था. यूजुअली बार्टर पे होता था क्योंकि मनी का इतना नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे समुदाय के लोग थे जैसे लोहानीज जो पंजाब के रहने वाले थे. दे हैड ओवरलैंड ट्रेड्स एज फार एज अफगानिस्तान. दिस वॉज रियली लाइक एन आउटब्रेक, अ मेजर आउटब्रेक, क्योंकि ये समझ में आने लगा था आप लोगों को दैट इवन दीज ट्राइब्स आर डेवलपिंग. इन ट्राइब्स के कुछ चीफ्टन्स रहते थे जो कि अपनी पावर, लॉयल्टी और अपनी खुद की आर्मीज बना लेते थे अपने क्लैन के लोगों से. बहुत सारे तो चीफ्टन जमींदार बन चुके थे, कुछ लोग राजा भी बन चुके थे. एग्जाम्पल वाइज देखें तो सिंध की अगर हम प्रांत को देखें तो सिंध में एक ग्रुप के लोगों के ऑलमोस्ट 6000, एक ग्रुप के किंग के पास में ऑलमोस्ट 6000 कैवलरी, 7000 इन्फेंट्री तैयार खड़ी रहती थी. 6000 लोग, 7000 लोग, टोटल 10,000 की सेना आपके पास खड़ी है आपके एक इशारे पे अटैक करने के लिए. अटैक से याद आया, यस, उस समय वॉर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपसी युद्ध होते रहते थे टेरिटोरियल गेन्स के लिए. सो दिस वाज आल्सो अ पार्ट. इसी में हम देखते हैं, जैसे असम की बात करें तो अहोम जाति के कुछ रूलर्स आए थे. दे वेंट अहेड एंड इन्होंने तो मोनोपोली बना दी थी, एक रॉयल डिक्री निकाल दी थी कि एलिफेंट्स को पकड़ना सिर्फ और सिर्फ रॉयल किंगडम अहोम जाति के लोगों का ही काम है, और वही लोग एलिफेंट्स में डील भी करेंगे, ट्रेड भी करेंगे. जो पावरफुल होता है उसकी तूती बनती है. लेकिन इस वक्त भी हम आईन ए अकबरी में देखते हैं, अबुल फजल बोलते हैं कि इन सारे डीप ट्राइब्स में भी सूफी सेंट्स, सूफी जो दरवेश होते हैं, उनका आना जाना लगा रहता था. वो लोग इस्लाम की काफ़ी बातें यहाँ फैलाते थे, और इस कारण से बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स थी जिन्होंने इस्लाम को कबूला भी था. So here the topic forests and tribes finishes. I hope you got the crux. Still, if you have any doubts, नीचे comment box से comment करना मत भूलना दोस्तों. I'm Kevin Lopez. I love teaching history. So thank you very much for attending this session. Take care.